अनिल भाई, ये जो बिहार का मामला हो रहा है, ये डर दोनों तरफ से, अगर नीतीश जी की तबीयत खराब हो रही है तो मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज करने वाला व्यक्ति, और जो भले ही एक्टिवली ना हो पाए लेकिन जो धुरी बनेगा, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। तबीयत तो उनकी भी खराब है और शायद वो तो उस तरह से कैंपेन भी ना कर पाए। तो मोदी जी को तो सूट ये करता है कि थोड़ा और डिले करिए इलेक्शन। उधर नीतीश जी हैं जिसकी वजह से ये भी एक है कि भाई उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उसकी वजह से प्रीपोन कर रहे हैं। तबीयत खराब एक और वजह से ये है, कहीं तब तक उनका मन ना बदल जाए, वो फिर आज उनको फिर कहना पड़ा कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं। मैं एक तो उनको बार बार कहना पड़ता मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं वही रहूंगा, मैं वही रहूंगा। तो ये जो आदमी बार बार कहे कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, वो एक और वो बात है। ये मामला बिहार का जरा कुछ समझाने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है अनिल भाई। देखिए, मुझको नहीं लगता कि वो प्रीपोन करेंगे। प्रीपोन नहीं मतलब इसलिए नहीं लगता कि एक तो है क्या, बहुत का फर्क नहीं, कितना प्रीपोन करेंगे। मान लिया 2-3 महीने का फर्क होना, आप तो जो 6-7 महीने हैं उसमें मान लिया 2-3 महीने अगर पहले ही कर लेंगे तो उसमें उससे उससे कुछ बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अपने लिए कोई इक्वेशन नहीं बना पाई। बिहार में उनके पास कोई एक नेता नहीं है जिसके बारे में आप कहेंगे कि भाई ये जो है तो वोट कैच कर सकता है, या वो एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। जैसे कि मैनिपुलेटर वर्ड पता नहीं, हम अब आजकल संसदीय और असंसदीय के ये में मैं थोड़ा सा फंस जाता हूँ, क्योंकि मुझको मेरी समझ में नहीं आता कि शब्द कैसे रखे जाए। तो इसीलिए अब जैसे कि देवेंद्र फडणवीस है, आप हम लोग के समय में एक वर्ड, मतलब जब हम लोग पत्रकारिता में थे, फिक्सर वर्ड एक आता था। तो अपने कुछ कुछ जो दलाल टाइप के लोग थे, मतलब बहुत बड़े बड़े पद पर थे, वो खुद ही हम लोगों को बोलते थे कि हम लोग क्या है। अनिल भाई, अगर मोदी जी उनको, ट्रम्प जी को डील मेकर बोल रहे हैं कि द बिगेस्ट डील मेकर ऑफ द वर्ल्ड, तो अब भाई हम लोग तो डील मेकर दलाली को बोलते थे। अब आज की तारीख में कोई हमें कोई भी समझा, हमारी जो भाषा है उसमें डील मेकर मतलब दलाल। हाँ, मतलब उसको कैसे बढ़ा, कैसे पहले क्या था, दलाली कहते थे। सीधे 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 हम लोग आजादी के बाद जो आंदोलन, मतलब आजादी के बाद जो परिस्थितियां बन, मतलब जो समाज बना था, उसमें दलाल का मतलब समझा जाता था कि उसको चोर से थोड़ा सा नीचे माना जाता था। मतलब वो चोर से ऊपर नहीं, लेकिन दलाल है, लोग बोलते थे। ये लोगों का चेंज हुआ है। बाद में कहने लगे कि लाइजनर है, लेजनिंग करता है। तो आप अब बोलता था लोग कि अब हम जो है कंसल्ट सो अब कंसल्टेंट हैं, अब कंसल्टेंट और अब एडवाइजर हैं। कंसल्टेंट हो गया। बीच में एक फिक्सर वर्ड हुआ था, डेरोगेटरी था, उनको भी मालूम रहता था। लेकिन कुछ अच्छे बड़े दलालों से मेरी मुलाकात, मतलब बॉम्बे में मैं था ना, बॉम्बे में पत्रकारिता की, तो वो बकायदा बोलते थे, अरे अनिल जी अपने अपने को क्या करना है, हम लोग तो फिक्सर है ना। एक मतलब एक सुधाकर राव नाइक का बहुत क्लोज एलाई था, बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट में था, उसको ओएसडी बना के वो ले आए थे। तो उसी ने जब उसी दिन रिजाइन करने गया, जैसे ही मुझको खबर मिली, मैंने तो पहले ही 1 महीना पहले दे दिया था कि इसको हटाया जा रहा है। लेकिन मैं जब गया तो मुख्यमंत्री ये में कोई नहीं था। तो गए उस दफ्तर के अंदर, तो अंदर में वो शख्स मिल गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, एकदम मैदान खाली खा कर, आपको पता नहीं, वो गए राज्यपाल को रिजिग्नेशन देने। तो मैंने कहा अब आपका क्या होगा। ओएसडी था वो, पब्लिक सेक्टर यूनिट से आया हुआ था। तो और उसी ने एनरोन वगैरह की बाद में डील कराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो वो बाद में बन भी गया शायद, वो एनरोन के साथ उसका कम्युनिकेशन मैनेजर वगैरह, अब कुछ मतलब याद नहीं ठीक ठीक। तो वो जो है उसने कहा कि हम लोग फिक्सर है अनिल भाई, दूसरा इंतजाम हो गया है, जो आने वाले हैं उनके साथ अपन लग जाएंगे। मतलब जो अपोजिट के माँ वाला है उसके साथ ही अपन जुड़ जाएंगे, उसने बताया। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि फडणवीस है यहाँ, तो अब उनको कैसे क्या आप किस तरह के राजनीतिक किस श्रेणी में रखेंगे। उन्होंने किस तरह सरकार गिराई, सूरत से लेकर के और कामाख्या देवी तक ले गए शिंदे को, फिर गोवा में भी नाच नाच गाना हुआ। तो ये सारे दृश्य तो लिखे हुए हैं और सबका स्क्रिप्ट बकायदा उसको ओन करते हैं वो, कि उन्होंने कैसे जो है परास्त किया लोगों को, अपने ये को, अब मैं फिर आऊंगा को साबित किया, वो बोलते हैं। तो वैसा उनके पास कोई लीडर बिहार में नहीं है। और आरएसएस ने बहुत कोशिश की, मतलब हम लोग बचपन से ही देखते थे, अगल बगल में शाखाएं लगाई,
और बहुत उनके अच्छे अच्छे नेताओं को भी मैं जानता हूँ, कुछ कर नहीं पाए। मतलब ना कोई इंटेलेक्चुअल पैदा कर पाया, जो फिक्सर या आप जो कह रहे हैं कंसल्टेंट, ये भी नहीं पैदा कर पाए। वो एक प्रशांत किशोर, वो डायरेक्ट आया आरएसएस के रूट से नहीं आए हैं, लेकिन मोदी जी के ट्रेनिंग कैंप से तो जरूर आए हैं, गुजरात से। वहीं से उनका उदय हुआ। उन्होंने कहा भी कि मैं तो था दूसरे काम में, लेकिन मोदी जी के प्रभाव में आकर के हमने अपनी शुरुआत की। दिक्कत क्या है कि मीडिया जो है ना, जो जो हमको लग रहा है कि जो मैं कहना चाहता था कि संजीव को ज्यादा मतलब संबोधित कर रहा हूं कि बिहार में उनको बताएं कि इतना पत्रकारों का एक जुझारू और उसमें काफी सामाजिक रूप से भी जिसकी पृष्ठभूमि काफी प्रगतिशील मानी जा सकती है, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन कोई कांग्रेस या महागठबंधन उनका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है एक्सपोज करने में जो बिहार की स्थिति है। और इन लोग अपने ही गीत गा रहा है। एक तेजस्वी, हम मैं इतना भी प्रभावित नहीं हूँ ये विपक्ष का जो परफॉर्मेंस है बिहार में। अरे इतने लोग मतलब एक्सपोज करना चाहिए ना कि क्या है। मतलब प्रशांत किशोर ही है तो ठीक से उसको एक्सपोज करो ना कि ये आदमी है क्या, कहाँ से कमा रहा था, इसके क्या कहते हैं प्रेरणा पुरुष कौन थे। ये लिखता था, भाषण लिख रहा था मोदी जी का, जब वो अपने सबसे कॉमनल और ये फेज में थे उस समय से, मतलब 2012 वगैरह का खुद ही ये सब बताया हुआ है। ये सब चीजें लोगों को सामने बताना चाहिए। दूसरा है क्या कि बिहार का क्या हुआ। अब मैं तो कहता हूँ कि इसी अगर हेडिंग से अगर कोई अगर वहां बुकलेट आए कि बिहार का क्या हुआ तो पता चल जाएगा। अभी आप जो कह रहे थे कि पटना ये साइंस कॉलेज के बारे में, साइंस कॉलेज का सिर्फ योगदान, साइंस कॉलेज या पटना कॉलेज का भी इवन, ये जब बिहार का योगदान सिर्फ ये नहीं था कि सबसे बेहतरीन कॉलेज थे, उन्होंने बेस्ट जो प्रोडक्ट्स थे वो दिए। जैसे कि पटना कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए रामशरण शर्मा है, या बहुत सारा आप देखेंगे इतिहासकार हैं, ये बहुत सारे लोग जो है के दत्त, या लोग अब नाम भी अब बिहारी लोग भी नहीं जानता है, और या वीणा मजुमदार हैं, सब लोग ये सब पटना कॉलेज का प्रोडक्ट। कितने लोग बहुत काम किया है इतिहास में, समाज शास्त्र में, ऐसे लोगों का कुछ सबको वो खत्म कर दिया। और ये जो है एक तरह का मतलब जिस तरह कहते हैं निरक्षरीकरण जो है वो चल रहा है, और ये इसको खत्म किया है लालू प्रसाद जी ने। ये एकदम गलत है। ये जगन्नाथ मिश्रा ने उसको खत्म किया। जो लोग जगन्नाथ मिश्रा के समय में रहे हैं उनको पता है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को उन्होंने मतलब यही जो दलाल वगैरह बोल रहे हैं उस टाइप से बना दिया था, और किस तरह के वाइस चांसलर बनाए जाते थे, किस तरह से बहाली होती थी, और धीरे धीरे एजुकेशन का जो भी था ये एएनसीआर इंस्टीट्यूट एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, उसका कैसे खात्मा किया, सब है। मतलब ये बताना। दूसरा है क्या कि जब ये सम्मान निधि वगैरह करने आए तो तुरंत एक बुकलेट लेकर आना चाहिए, निकालना चाहिए कि बिहार की समस्या क्या है। बिहार में सबसे पलायन पर कोई बोलता ही नहीं है। अरे सबसे ज्यादा है कि बिहार का एक कोई भी, चाहे वो गांव का युवा हो, चाहे वो शहर का युवा हो, चाहे वो बीए पास करे या इंजीनियर बने, वो बिहार में अपना कोई भविष्य नहीं देख सकता है। और उसके बाद कह रहा है कि हमने ये बिहार को, और पूरा अखबारों में चलाया कि सबसे जो बेनिफिशियरी रहा इस बजट का वो बिहार है। मतलब आप समझिए कि मूर्ख बनाने के लिए की फैक्ट्री है ये मीडिया जो है। अब ये क्या दिया, मखाना बोर्ड बनाना, बताइए मखाना बोर्ड बनाने से बिहार के किसानों का क्या हो जाएगा। हमको पता है कि मतलब क्या करेंगे आप। टी बोर्ड बना हुआ है या कॉफी बोर्ड बना हुआ, तो उससे कौन किसका हुआ है, क्या है। अरे उसके लिए वो भी क्या, जब तक उसमें जितना ये बोर्ड बनता है किसी कोई एक खास फसल के लिए, तो उसमें जो रिसर्च का इंपॉर्टेंस है, वहां तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे देश का सबसे पुराना, मेरे ख्याल में पूसा एग्रीकल्चर जो है देश में, जो पहली बार जो एग्रीकल्चर का ये हुआ मतलब रिसर्च का काम, वो बिहार से शुरू हुआ, और एक से एक साइंटिस्ट भी उन्होंने दिए। लेकिन उसका दफ्तर जो है सो अंत में ले गया इंडियन एग्रीकल्चरल ये जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट,
वो बाहर उसका उसका नाम रखा पूसा, लेकिन वो पूसा बनाया दिल्ली में और वो है पूसा वहां का। तो ये सारा कुछ हुआ है। आप इसको बिहार का किस तरह से उसको गरीब बनाने का काम, उसको निरक्षर बनाने का काम, उसको रोजगार विहीन बनाने का काम, ये ओवर द ईयर्स हुआ है। इसके रूट्स अलग है, अब बहुत ज्यादा है, उसमें कास्ट भी है शामिल, कॉलोनियलिज्म है, उसके बाद जो जिसको आप कहते हैं क्या कि रीजनल जो बैकवर्डनेस है वो है, सारा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो ग्लोबल कैपिटल है वो है, नेशनल कैपिटल है वो है। बिहार में ये था क्या कहते हैं शुगर इंडस्ट्रीज, और देखिए पहला शुरुआती दौर का है, सबसे पुराने चीनी मिलों में से है, लेकिन चीनी का कारोबार बाद में स्टार्ट किया गुजरात और महाराष्ट्र, और वो जो है सो महाराष्ट्र अभी सबसे आगे है, बिहार का कहीं नाम भी नहीं है, यूपी है आ गया सब के प्रोडक्शन करने में, सब खत्म हो गया। तो ये जो सब क्या क्या हुआ, इतिहास भूगोल सब के बारे में, ये बिहार के जो मीडिया है जो काफी सजग और बहुत जुझारू मीडिया है, कोई उनके पास रिसोर्सेस नहीं है तो भी कुछ कुछ करते रहते हैं अपना जैसे तैसे करके। मैं जानता ही हूँ, सबके बारे में पता है मुझको कि कैसे कैसे वो जो है, अब यही संजीव स्त्री काल चलाते रहते हैं, तो ये ऐसा ऐसा बहुत सारा आपको मिल जाएगा। वो क्या है कि वो जो एक प्रगतिशीलता और जो ये की परंपरा है वो जीवित है बिहार में, ये इसके लिए गर्व करना चाहिए कि इतना रिसोर्स नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, पॉलिटिकल बैकिंग भी नहीं है उस तरह से, उसके बाद भी लोग इस तरह लड़ रहे हैं। इन लोगों को इकट्ठा करने के बारे में तेजस्वी और ये जो है जो क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता, वो खाली कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है उनका वही, उनको लड़ना चाहिए बीजेपी के साथ, लेकिन लड़ने का ये औजार बहुत कमजोर है। अब अभी देखिए बीजेपी बिहार में, अब उसी पे लौटता हूं मैं, 2 लाइन और लूंगा आपको कि बीजेपी बिहार में एक लीडर जो मैं भी बोल रहा था फिक्सर वगैरह, फिक्सर भी नहीं पैदा कर पाई है। सम्राट चौधरी उस कैटेगरी में भी नहीं आते कि कहीं पर मैनिपुलेट कर लें, सबको गाड़ी से ले जाएं, बस में चढ़ा के कुछ एमएलए को और सरकार गिरा दे या बना दे, ये भी उनको नहीं है। उनका जो लीडर अभी जो माँ फेस है अभी, ये कोई उनके पास वो भी नहीं है, मैनिपुलेटर भी जिसको कहेंगे वो भी नहीं है, लीडर तो खैर नहीं ही है। और वो सब भी जहां तहां से आया है। हमको लग रहा है सम्राट जो है उनके नेता, तो वो हमको लग रहा है कि कोई पार्टी बची है कि नहीं, हमको जरा चेक करना पड़ेगा। मतलब इसके पहले कांग्रेस वगैरह सब हो गया है, संजीव करेंगे, कई बार मेरा ट्रैक छूट जाता है तो मुझको याद नहीं रहता, तो वो हमको लग रहा है हर पार्टी से हो करके आए, तो वो जो है ऐसा ही उनका ज्यादातर है। एक लीडर नहीं बना पाया जो जिसके पास कोई फेस नहीं है, कोई इक्वेशन भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक सॉलिडली उनके साथ अगर है तो अपर कास्ट उनके साथ है, ये सोशल इक्वेशन जरूर बना है, ये पूरे देश में है। इसके लिए बिहार को अलग से दोषी बताने की जरूरत है। देश का जो अपर कास्ट और अपर क्लास है वो बीजेपी के साथ है। वो कुंभ में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का इतना प्रदूषण है और वो पढ़ रहा है। उसके बाद अभी एक हमारा पत्रकार मित्र थे, वो जा करके वहां गए और बाद में निमोनिया से मर गए। वो नाम नहीं लूंगा मैं, इससे उनकी मतलब उनके लिए दुख है हमको, लेकिन वो गए वहां और आके आए, यही खबर यही है कि वो गए और वो उसके बाद आए और निमोनिया हो गया, वो चले गए। तो ये ऐसी अपर कास्ट और अपर क्लास उनके साथ है। बिहार में भी यही स्थिति है, तो उनको सोशल इक्वेशन भी नहीं है उनके साथ। तब उसके बाद भी, इसीलिए तब इलेक्शन को पोस्टपोन करेंगे, ये अलग। एक लास्ट लाइन कहूंगा कि जेडीयू को जरूरत है उनके निशांत की। जेडीयू अगर सरवाइव करेगा तो जब तक अगर वो क्या कहते हैं कमान, अगर उनकी काबिलियत के बारे में मुझको पता नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड इंडिया में है उससे लग रहा है कि जो व्यक्तिवादी पार्टी है, एक आदमी के सहारे चलने वाली, उसमें विरासत बहुत इंपॉर्टेंट है और विरासत के जरिए ही जेडीयू बच सकती है। इसीलिए हमको लग रहा है जेडीयू का वर्कर्स चाहेगा कि वो जो है नीतीश निशांत को अपना उत्तराधिकारी बनाए।